हेलो दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम जीएस 3 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि करंट कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट है और साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन होंगे 4 मार्कर, 8 मार्क्स के और 20 मार्क्स के, जिस तरीके से हमारा एचपीएस एग्जाम का पैटर्न होता है। इन क्वेश्चंस को आई होप आपने प्रीवियसली आप आंसर कर चुके होंगे, जो कि आपके टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर आपको ये क्वेश्चंस मिल गए होंगे। इस सेशन में उनको आप वेरीफाई कर रहे हो, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 4 मार्क्स का। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, लूनर इंटरप्लैनेटरी एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन से रिलेटेड। तो स्पेसिफिक मिशन पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन इसी तरीके का है जहां पर पूछा गया है, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन शुक्रयान मिशन ऑफ इसरो। इसरो का ये जो मिशन है वो इन प्रोसेस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी गई है ऑन इसरो वेबसाइट एंड डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के वेबसाइट पर भी आप देखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रोवाइड की है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ये चांसेस हैं कि इस बार के मेंस में आए, राइट दोस्तों। इसी वजह से ये लाया गया आपके सामने। तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि एक्सप्लेनेटरी नोट, और वो एक्सप्लेनेटरी नोट होना चाहिए ऑन शुक्रयान मिशन। यानी कि सिंपली 4 मार्क्स के लिए 4 अगर पॉइंट्स आपको पता है शुक्रयान मिशन से रिलेटेड, वो आप यहाँ पर बता दोगे। तो सबसे पहले आप शुक्रयान मिशन के बारे में बताओगे। मिशन, जब हम शुक्रयान की बात कर रहे हैं तो ये कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है? वीनस इस प्लैनेट से रिलेटेड है, शुक्र जो ग्रह है, ठीक है। 4 साल के लिए या फिर 4 साल से ज्यादा का ये पूरा मिशन हो सकता है और इसे लॉन्च किया जाएगा 2024 या 26 में, ठीक है। और ये लॉन्च होगा स्पेसिफिकली ऐसे समय पर जिसे हम जो है ऑप्टिमल लॉन्च विंडो कहते हैं। हर 19 मंथ्स में वीनस जो है काफी क्लोज आता है अर्थ के, ये दोनों जो है सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करे, तो अर्थ यहाँ पर वीनस के काफी क्लोज आता है एवरी 19 मंथ्स में। और उस विंडो को यूज करते हुए 2024 या 26 में लॉन्च किया जाएगा ये शुक्रयान मिशन, जब वीनस क्लोजेस्ट होगा टू द अर्थ। इस मिशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी का ये सैटेलाइट होगा, इसका जो है पेलोड क्या होगा, वो पूछा, वो चीज जो है हमें बताना है। 2500 केजी का सैटेलाइट होगा और ये पूरा सेटअप होगा, और ये हम कह सकते हैं कि 500 वॉट ऑफ पावर एंड 175 केजी का हमारा सैटेलाइट होगा, राइट। तो ये चीजें यहाँ पर हमने बता दी विथ रिस्पेक्ट टू दिस पेलोड कैपेसिटी कि कितना होगा, राइट। तो इतना 2500 केजी का सैटेलाइट होगा, ये चीज हमने बता दिया अपने सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ में। दूसरी चीज हम ये बताएंगे कि लॉन्च व्हीकल कौन सा होगा, क्योंकि शुक्रयान की हम बात कर रहे हैं और इस सैटेलाइट को पहुंचाना होगा इनटू द ऑर्बिट ऑफ वीनस, वीनस के इर्द गिर्द ऑर्बिट में इसे जो है पहुंचाना होगा। ये एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा हैवी और लार्ज मिशन है। इसके लिए हम इस वजह से यूज करेंगे GSLV MK2 मार्क 2 या फिर मार्क 3, ठीक है। तो ये हमने लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दी। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जब ये शुक्रयान जो है वीनस के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसके साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्या हम कोई रोवर भी लॉन्च कर रहे हैं ऑनटू दिस प्लैनेट, या फिर ये सिर्फ इर्द गिर्द घूम के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली उतनी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि हम वीनस के ऊपर कुछ जो है लॉन्च कर सके ऑन इट्स सरफेस। तो ये इर्द गिर्द घूमते हुए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा शैलो सब सरफेस स्ट्रैटिग्राफी, यानी कि अलग अलग जो उसके सरफेस लेयर्स हैं उसके बारे में बताएगा। एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं जो वीनस के, उसके बारे में बताएगा। स्टडिंग सोलर विंड इंटरैक्शन, जब वीनस हम जानते हैं कि काफी क्लोज है सन को, तो सोलर विंड जो आती है उससे वीनस जो प्लैनेट है उसके एटमॉस्फेयर और उस प्लैनेट के पूरे जो मेकअप है उस पर क्या असर पड़ रहा है, ये इंटरेक्शन के बारे में बताएगा। ऑन द वेनुसियन आयोनोस्फीयर, जो इसका लेयर है एटमॉस्फेयर का, उस पर क्या असर हो रहा है, स्ट्रक्चर स्टडी किया जाएगा। कॉम्पोजिशन एंड डायनामिक्स ऑफ प्लांट्स, प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है
उसके डायनामिक्स जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, काफी क्लोज है सन को और काफी एजिटेटेड ये प्लैनेट है। यहाँ पर आपको जो है अलग अलग तरह के बहुत ही हार्मफुल गैसेस, जो कि ह्यूमंस वहां पर नहीं रह सकते, इस तरीके का एटमॉस्फेयर वहां पर है। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। बस ये साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज किए जा रहे हैं इस साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करने के लिए? सिंथेटिक अपर्चर रेडार ये यूज किया जाएगा, वेनुसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अलग अलग तरह का डेटा जो है वो प्रोवाइड करेंगे। वहां के एटमॉस्फेयर, वहां का जो क्रस्ट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये सारी चीजें हमने बता दी। और 4 पॉइंट्स, 4 मार्क्स के आंसर में अब देखो कि अच्छे से 4 पॉइंट्स लिख दो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ इसमें जो है 4 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स मुझे देने हैं, और वो 4 पॉइंट्स एकदम सही होने चाहिए दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं 8 मार्क्स के इस क्वेश्चन की तरफ। डेवलपमेंट्स इन एनर्जी सेक्टर सच एज हाइड्रो पावर, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये जीएस3 यूनिट 2 सब यूनिट 2 का टॉपिक है। यहाँ पूछा गया है व्हाट आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड हाउ एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड इन इंडिया। ठीक है, 2018 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, और यहाँ एलिड का जो हमारा पेपर था उसमें पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन जो है हम देख सकते हैं इन द एग्जाम। ठीक है, तो इस वजह से ये डिस्कस किया जा रहा है आपके सामने। तो यहाँ पूछा गया है अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं ये हमें बताना है सबसे पहले। दूसरी चीज ये पूछी गई है, सेकंड माइक्रो क्वेश्चन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, एंड वो इंडिया में किस तरीके से कंजर्व किया जा रहा है, ये पूछा गया है। तो 2 पार्ट्स में हमने इस क्वेश्चन को आंसर करना है। पहले हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बता दिया, जिसे हम रिन्यूएबल भी कह रहे हैं। और ये सारे जो हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, ऐसे रिसोर्सेस हैं जो कि कंटिन्यूअसली रिप्लेनिशेबल है। अब बार बार वो एनर्जी जो है प्रोवाइड हो रही है और उसे रिप्लेनिश किया जा सकता है। जैसे कि सोलर एनर्जी, सूरज जब तक है और जब तक कि वो एनर्जी हम तक पहुंच रही है हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आपने अगर थोड़ा सा सोलर एनर्जी यूज कर लिया अभी, इसका मतलब ये नहीं कि सोलर एनर्जी खत्म हो गई, राइट। तो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, और इस वजह से रिप्लेनिश यानी कि जो हमने यूज कर लिया वो फिर से क्रिएट हो जा रहा है या फिर अवेलेबल हो रहा है, उसे हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस या फिर रिन्यूएबल सोर्सेस। इनके एग्जांपल्स हमने देखे, सोलर, विंड, बायो एनर्जी, ये एग्जांपल्स हैं। और ये रिन्यूएबल सोर्सेज जो है दे आर इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन और विंड का ही एक इफेक्ट हम इसे जो है कह सकते हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी और विंड, इन्हीं से हम कह सकते हैं कि इवन अर्थ भी बना है, यहाँ पर वाटर जो है वो अवेलेबल हुआ है, एटमॉस्फेयर बना है, और उसके साथ में जो वाटर का मूवमेंट होता है वो भी उसकी वजह से है, और विंड जो मूवमेंट होता है वो भी सूरज की रोशनी की वजह से ही होता है। तो ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं से रिलेटेड है, सूरज का जो एनर्जी है उसी से रिलेटेड है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एसेंशियली इन्हें फ्लोज कहते हैं हम। और अगर हम अपने जो फॉसिल फ्यूल हैं, कोल की अगर आप एग्जांपल ले लो, ये एक एनर्जी सोर्स है, पर कोल एक स्टॉक है, यानी कि एक स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास, हमने उसे खत्म कर दिया तो वो आगे के जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। इसी तरीके से सोलर एनर्जी हमने अगर खत्म कर दी तो आगे के जनरेशन भी इसे यूज कर पाएंगे, क्योंकि ये एक फ्लो है। ठीक है, ये रिप्लेनिश होता जा रहा है, जब तक सूरज है तब तक ये एनर्जी जो है फ्लो होती जा रही है, विंड एनर्जी फ्लो होती जा रही है। बट अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो उन्हें हम स्टॉक्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। स्टॉक अवेलेबल है, खत्म करो थोड़ा सा, आधा खत्म करो तो आधा ही बचेगा। ठीक है, वो फिर रिप्लेनिश होने में बहुत ज्यादा साल लगेंगे, और इस वजह से हम कहते हैं कि वो रिप्लेनिश नहीं होता, फिर से नहीं बन पाता है। ठीक है, इंडिया में किस तरीके से हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर आपको नहीं घुमाना है। यहाँ पर कंजर्वेशन के बहुत जो है और भी चीजें आपको नहीं लिखनी। 8 मार्क्स का है, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन का जवाब देना है, राइट दोस्तों। 120 वर्ड्स में, इस वजह से सीधा हम पॉइंट पर पहुंचेंगे, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस इंडिया में कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ये है ये एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसके तहत ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं कि अलग अलग फील्ड्स में हम एनर्जी यूज तो करते हैं,
पर उसे कंजर्व किस तरीके से किया जा सकता है। इससे रिलेटेड रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए गए हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसे हम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कह रहे हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इस एक्ट के तहत इसे बनाया गया है। 2002 में इसे जो है लाया गया था। इस ब्यूरो के द्वारा अलग अलग तरह के जो एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड्स जो अलग अलग तरह के हैं, रूल्स हैं, वो सब बनाए गए हैं और लेबलिंग की जाती है। ठीक है, 5 स्टार 3 स्टार लेबलिंग आपने देखा होगा अप्लायंसेस का, ये एक इनिशिएटिव है बीई का। ठीक है, इसके साथ में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, जहां पर बिल्डिंग्स जो नए बनाए जा रहे हैं तो उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन कितना होना चाहिए, उसके डायमेंशंस और अलग अलग जो पैरामीटर्स है उस बिल्डिंग के, उसके हिसाब से, एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और किस तरीके से उसे कंजर्व करना चाहिए, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको एनर्जी कंजर्वेशन के जो बिल्डिंग कोड्स है उनमें देखने को मिलेगा। और कंजम्पशन नॉर्म्स, अलग अलग तरह के एनर्जी के कंजम्पशन नॉर्म्स क्या है, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज इन्हें यूज करते हैं, फैक्ट्रीज यूज करते हैं, कमर्शियल जो प्लेसेस हैं और हाउस होल्ड है वो यूज करते हैं, तो किस तरीके से कंज्यूम करना है और इनकी लिमिट्स क्या है, क्या रेट्स होंगे, इससे रिलेटेड सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसी तरह से एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट्स को प्रोवाइड कर सकती है कि हाँ आप रूल्स मान रहे हो, एनर्जी एक्स्ट्रा आप सेव कर रहे हो, तो आपको जो है एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये चीज जो है यूज होती है ऐसे इंडस्ट्रीज के द्वारा जो एनर्जी सेव नहीं कर पा रहे, तो ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जब जो सेव कर रहे हैं उन्हें देती है, उनसे जो सेव नहीं कर पा रहे वो खरीदते हैं, राइट। तो इस तरीके से एक दूसरे का जो एनर्जी सेविंग्स है वो शेयर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज इनमें से है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स। तो इसका हमने देखा कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जहां पर बिल्डिंग्स जो नए बनते हैं वो किस तरीके से एनर्जी को सेव कर सकते हैं, क्या रूल्स एंड नॉर्म्स है, कितनी एनर्जी यूज करनी है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, 2007 में ये लाया गया था। एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट स्कीम। तो एग्रीकल्चर में जो हमारे प्रोसेसेस हैं उसमें भी बहुत सारी एनर्जी जो है यूज होती है। तो बी के द्वारा ये स्कीम जो है वो चलाई जा रही है, जहां पर मेन चीज है कि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए ताकि एनर्जी को कंजर्व कैसे करना है ये उन्हें समझ में आए। इसी से रिलेटेड एक दो स्कीम्स का आप नाम ले सकते हो, जैसे कि कुसुम है, वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि इससे जो है एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और डिस्कॉम्स जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको और भी सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्कॉम्स कई बार जो है ये डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी करते हैं और कई सारे फाइनेंशियल और अलग अलग तरह के इश्यूज होने की वजह से एनर्जी कंजर्वेशन पर वो ध्यान नहीं दे पाते, तो उसमें हेल्प करने का काम किया जा रहा है। स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को और जो वहां पर पीपल हैं उनको एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जहां पर स्किल्स जो ह्यूमन रिसोर्स की है उससे अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है ताकि एनर्जी को कंजर्व किया जा सके। राइट दोस्तों, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमने लिखा और एक छोटा सा कंक्लूजन हमने दे दिया कि स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं यहाँ पर, उससे एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं इंडिया में। सिमिलर एक क्वेश्चन आपके सामने है, 400 वर्ड्स में हमें इसे आंसर करना है, 20 मार्क्स का है। यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल क्लीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज, रोल ऑफ एनर्जी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है GS3 यूनिट 2 सब यूनिट 2 का। यहाँ पूछा गया डिस्कस द रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मेंटेन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विथ रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं। यहाँ रोल पूछा जा रहा है सबसे पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का, किसमें, तो मेंटेन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने में रोल क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का, और वो इंडिया के रेफरेंस में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दो पार्ट्स को हमें आंसर करना है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ हम बताएंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में,
रिन्यूएबल एनर्जी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये है ऐसी एनर्जी जो कि एग्जॉस्ट नहीं होती। एग्जांपल्स हैं सोलार, विंड एनर्जी, ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और हमारा जो गोल है 175 गीगावाट टारगेट रीच करने का रिन्यूएबल एनर्जी में बाय 2022, और हम पंचामृत की जो बात हमने की थी COP26 में रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उस चीज को भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हमें बताना है। सबसे पहली चीज, रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट हम कह सकते हैं जहां पर इकोनॉमिकली हम डेवलप कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए, ताकि जो रिसोर्स हम आज यूज कर रहे हैं वो रिसोर्स आगे भी अवेलेबल हो अगले जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसको करने के लिए अभी रिन्यूएबल एनर्जी की जो हमने बात की वो किस तरीके से हेल्प करेंगे वो पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जब हम यूज करेंगे तो फॉसिल फ्यूल्स हम यूज कम करेंगे। फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, ऑयल हो गया, ये हम यूज कम करेंगे और उससे वो आगे के जनरेशन के लिए बचे होंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी ताकि आगे के जनरेशन उसे यूज कर सके। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर जो है लिखेंगे, ताकि ग्रोथ ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह जो हम देख रहे हैं, पोल्यूशन देख रहे हैं बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल, वो नहीं होगा जब हम रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार, विंड वगैरह यूज करेंगे। पुअर को बेनिफिट करेगा अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, और कई सारे स्कीम्स हमने देखा, कुसुम स्कीम, इस तरीके के स्कीम्स के थ्रू जो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार, विंड, इसको यूज करने का काम अगर पुअर पीपल करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि वो कई बार जो है अपने आप पर डिपेंडेंट रह सकते। जैसे सोलार पैनल लगा हुआ है तो अपने आप से जो है वो यूज कर सकते हैं और पूरे जो गवर्नमेंट की ग्रिड है उस पर उन्हें डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो बेनिफिट्स हैं, जो बड़े इंडस्ट्रीज हो गए, सिटीज हो गए, वो बेनिफिट्स हम पुअर तक पहुंचा सकते हैं। ये चीज हमने लिखा। साथ में एनर्जी का जो एक्सेस है वो बढ़ेगा। जैसे कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां तक इंडिया का जो मेन ग्रिड है वो पहुंच नहीं पाता। जैसे दूर दराज के इलाकों में हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप्स हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जहां पर हम जो है क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल बर्न करने से पोल्यूशन हो रहा है और उससे हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ हम क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है इन एन एडवर्स मैनर, एनवायरनमेंट को ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो उस चीज को हम फाइट कर सकते हैं, उस चीज के अगेंस्ट हम जा सकते हैं जब हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं। अब हम ये भी बता सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा पीपल को जब रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोवाइड करने से रिलेटेड, उसकी एक्सेस बढ़ाने से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए तो कोई चाहिए और उन्हें एम्प्लॉय किया जाएगा और उस तरह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा, पोल्यूशन कम होगा। ये चीज तो हमने डिस्कस कर ली। और साथ में एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑयल, गैस, ये सारी जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं इंडिया इंपोर्ट करता है, बहुत बड़ा जो है इंडिया का इंपोर्ट बिल आता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम जो है सेव कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं अगर हम रिन्यूएबल की तरफ आगे बढ़े और उसका जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और टेक्नोलॉजी है उसे हम डेवलप कर पाए। तो ये चीजें हैं और एनर्जी सिक्योरिटी हमें मिलेगी, क्योंकि अगर ऑयल हमें मिला नहीं, हम खरीद नहीं पाए, या फिर उसकी प्राइस इतनी बढ़ गई कि इंडिया खरीद नहीं पा रहा है, तो ऐसे में ऑयल और पेट्रोल का उससे रिलेटेड सारे जो चीजें हैं, जैसे हमारी खुद की गाड़ी ही बंद हो जाएगी, राइट। तो एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है अभी हमारे पास, और वो मिलेगी अगर हम रिन्यूएबल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये चीज हाईलाइट की गई है बहुत सारे हमारे कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स में। तो इंडिया एफर्ट किस तरीके से लगाए, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये कि हमने एक अलग मिनिस्ट्री ही बैठा कर रखी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कह रहे हैं। इसके तहत सारे जो प्रोग्राम्स है उन्हें चलाया जाता है। इसका एक पीएसयू है जो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके तहत सोलर एनर्जी से रिलेटेड सारा प्रोग्राम जो है वो चलाए जाते हैं। हमने अपने INDCs जो है वो प्रोवाइड किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तरफ आगे बढ़ने के लिए। इंडिया क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑन अ ग्लोबल लेवल, वो चीज हमने बताया। 2030 तक हमने जो है
ये इंटेंडेड जो गोल्स है हमारे उसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, ये चीज हमने कही है। तो इसमें रिन्यूएबल्स का भी एक गोल है जहां पर 175 गीगावाट इंटरिम टारगेट जो है हमने रखा है 2022 तक हम इसे अचीव करेंगे और आगे जाकर 500 गीगावाट का जो है हमारा ये गोल है पंचामृत के तहत जो है, वो भी आप लिख सकते हो। साथ में नेट जीरो एमिशंस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे 2070 तक, ये चीज भी हमने कही है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सोलर मिनी ग्रिड्स प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जहां पर सोलर मिनी ग्रिड्स बनाए जाएंगे, यानी कि जो मेन ग्रिड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, उससे पावर नहीं लेते हुए सोलर एनर्जी के थ्रू काफी सारे घरों में और एस्टेब्लिशमेंट्स में पावर देने का काम किया जा रहा है। और ये सोलर का खुद का एक ग्रिड जो है बनाएंगे लोकल रीजन्स में, तो वो बनाने के लिए सोलर मिनी ग्रिड्स ये किया जा रहा है। आगे का अगर हम देखें वे फॉरवर्ड कि आगे हमें क्या करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से रिलेटेड हमें स्टेप्स लेने होंगे। और डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल जब हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो जो फोटोवोल्टाइक सेल्स है, पीवी सेल्स उन्हें कहते हैं, उनको बनाने का जो काम है वो इंडिया में सही से नहीं हो पा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, हम इंपोर्ट करते हैं उन सेल्स को और उनके कुछ इनिशियल पार्ट्स को। तो ये नहीं करना है और हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। उसके लिए रिसेंटली एक पीएलआई स्कीम भी लॉन्च की गई है सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स से रिलेटेड, उसके बारे में भी आप यहाँ पर जो है लिख सकते हो। इसके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो हमें बढ़ानी ही है ताकि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि और ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को हम यूज कर सके। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करनी है, जहां पर हमने देखा जो मिनिस्ट्री है और उसके पीएसयूज हैं उन सभी को अभी स्ट्रेंथन करना ताकि प्रोग्राम्स और पॉलिसीज अच्छे बन के आए। कैपेसिटी बिल्डिंग, वहां पर जो पीपल हैं और ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी, उसकी भी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। साथ में जो पीपल यूज कर रहे हैं, कंज्यूमर्स में अवेयरनेस बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो ये सारे हमारे वे फॉरवर्ड स्टेप्स हमने लिख दिए। साथ में एट द एंड हम एक छोटा सा कंक्लूजन देंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज स्टिल सिग्निफिकेंटली न्यू है मार्केट में, ये सिनेरियो हमने बताया। और ये सारे स्टेप्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इसे यूज कर सकते हैं। और ये चीज हम एंड में हम ऐड भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसके तरफ भी इंडिया को आगे बढ़ा रहा है। राइट, तो ऐसा हम कहेंगे। राइट दोस्तों, इस तरीके से आप इन 3 क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे। और इसके साथ में लेट मी रिमाइंड यू कि हम आपकी प्रिपरेशन में मदद करने के लिए, आप जिस तरीके से जानते हो कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसमें आपकी मदद करने के लिए हम ये टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जहां पर 5 चीज़ें आपको मिल रही हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज तो आपको मिल ही रहा है, सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है, हिमाचल जी के मॉड्यूल है, लाइव रिविजन सेशंस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। इसके साथ में अगर आपको लगता है कि इन लास्ट कुछ जो समय हमारा बचा है उसमें अगर आप अपने जो बेसिक्स है उसे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो आप हमारा पावर पैक कोर्स ले सकते हो जहां पर कंप्लीट जीएस का मॉड्यूल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सीसेट का मॉड्यूल, हिमाचल जीके और कंप्लीट करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। राइट दोस्तों, तो इसके साथ हमने 3 GS3 के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। आई होप आपको मजा आया होगा। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद।